Hello students, in the previous classes we have started the new chapter which is chemical kinetics. In the previous classes we have already discussed about the instantaneous rate and the average rate. Alright, today we will discuss further. तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में. तो इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया था. एक ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, एक स्लोप खींच देंगे. तो बाय दिस स्लोप वी कैन आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस रेट. तो आर इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला हो सकता है डी ब्रैकेट में आर अपॉन डी टी. जो डी टी है दिस इज आर इंस्टेंटेनियस रेट. इसी प्रकार से जब हम इसका स्पेसिफाई, जब इसको बाय द प्लॉट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइम है यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से यहाँ पे हम लोग जब इंटरवल में देखेंगे, पूरा टाइम इंटरवल को लेके चलेंगे, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस के डी आर अपॉन डेल्टा टी. ये होगा हमारा इन द केस ऑफ रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डी अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो हमारा आर एवरेज होगा, और आर इंस्टेंटेनियस इन द केस ऑफ डी टी ब्रैकेट में और डेल्टा डी टी. ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ गए थे, है ना. स्लोप खींचेंगे तो स्लोप जो होगी, ये स्लोप जो है वो माइनस के डी आर अपॉन डी टी है. तो डी टी जो साइन है वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाएगा. और जब डेल्टा टी की बात होगी, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है हमारा टी टू माइनस के टी वन, जो टाइम इंटरवल को दिखाएगा. जैसे कि ये टी टू हो गया और टी वन हो गया, तो ये जो वैल्यू होगी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा डेल्टा टी में कैलकुलेट होगा. तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज रेट. इट इज फॉर द एवरेज रेट. ऑलराइट, नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर दैट यूनिट ऑफ क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट क्या हो सकता है. तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, वी हैव आइडिया दैट कि रेट है क्या, कि रेट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशंस में जो चेंजेस है, जो कंसंट्रेशंस में चेंजेस है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वही हमारा क्या है, रेट. तो यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेशंस ले रखी है इन द टर्म्स ऑफ किसमें ले रखी है, मोलर कंसंट्रेशंस में, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में. तो इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. कंसंट्रेशन हमने कितने में ले रखी है, मोल पर लीटर में, अपॉन टाइम अगर हम ले सकते हैं सेकंड में तो सेकंड ले लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड नंबर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रेट. तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट कैसे लिया जा सकता है. तो यहाँ पर तीन एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, तीन टाइप्स की रिएक्शंस लिख रखी है. द फर्स्ट रिएक्शन देयर इज नो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, सबके लिए वैल्यू जो है वो 1 1 1 है. तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिया हो और 1 1 वैल्यू हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी ऑलवेज गिवन नेगेटिव साइन. तो क्या होगा, डेल्टा एच जी अपॉन डिवाइड बाय डेल्टा टी. और ना रिएक्टेंट है इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डेल्टा concentration of Cl2, molar concentration of Cl2, तो Cl2 divided by delta T, and the product will be positive sign, then the value will be delta HgCl2 divided by delta T. So this is the rate of reaction of the first, जो हमारी reaction दे रखी है उसका rate of reaction इस प्रकार से होगा. The second one, here is the stoichiometric coefficient have been given. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी क्या होगा, 1/2. हियर इज द रिएक्टेंट, so the sign will be negative, and delta H I, all right, divided by delta T equal to, here is the product, so the sign will be positive, delta H2 in the molar concentration of H2 divided by delta T, and will be equal to delta I2 divided by delta T, and this is the rate of equation of rate of reaction of this equation. Now this is the third one example in which
The different types of stoichiometric coefficient have been given, and the how we can write it, the rate of reaction, it will be easy, divided by the stoichiometric coefficient. These are the reactants, so the sign will be negative, so delta 1 by minus के 1/5 delta Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, ये हमारा वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा BrO3 ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा T नेगेटिव साइन will be 1/6 delta H positive and divided by delta T, and will be equal to 1/3. Here is the product, so there is positive sign, delta Br2 divided by delta T plus 1/3, sorry, equal to 1/3 H2O delta upon delta T. So this is the rate of reaction whenever the stoichiometric coefficient have been given. तो उसको लिखने का तरीका हमारा ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ द टर्म्स कम्स कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ये हमने मोलर कंसंट्रेशन ले रखी है। मोलर कंसंट्रेशन का हमने बता दिया बेसिकली क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन हैव द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई वी कंडक्ट हियर द मोलर कंसंट्रेशन, है ना। हम और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मोलरिटी और भी दो तीन फंक्शंस हैं, तो वैल्यू हम यहाँ पे जो फाइंड आउट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं वो सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी करता है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। द फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट इज द फैक्टर्स? द फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of reaction. तो what is the factors जो हमारी reaction rate of reaction को change कर सकते हैं? The first one is concentration, the second one is temperature, the third one is pressure, and the fourth one is catalyst, है ना। उसका nature भी हो सकता है कि what types of reactant we are using, the nature of the reactant is also there, but here we are discussing about these four factors. The first one is concentration, the second one is temperature, and the third one is pressure, and the fourth one is catalyst. Today we will discuss about the first, dependency on the concentrations. So whenever the rate, write in form of concentration. कंसंट्रेशन की फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में तो हो सकता है कि जैसे कि हम इसके एग्जांपल सेट करते हैं कि एक रिएक्शन है A प्लस A इक्वल टू B प्लस B, फॉर्मेशन करा C इंटू C प्लस D इंटू D का। ऑलराइट, ये कोई जनरल रिएक्शन है विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट क्या हो सकते हैं इसके? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ये बाद में होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूफ होता है कि कितनी कंसंट्रेशन की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा। हेयर एक्स एंड वाई जो वैल्यू है, हेयर एक्स एंड वाई वैल्यू मे बी वेरी, मे बी और मे नॉट बी, may not be equal to the stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो हमारी डिपेंड जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो वो इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने रिप्रेजेंट की है, दिस इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन। जब रेट को, रिएक्शंस के रेट को इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखने पर वो हमारी कंसंट्रेशन की कितनी पावर के साथ चेंजेस होता है रेट को, तो दिस इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन, को हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट इक्वल टू k इंटू ए की पावर x एंड b की पावर y, where k is the
रेट कांस्टेंट, जहाँ पे हमारा k जो है दिस इज द रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, हियर इज द वैल्यू ऑफ x एंड द y, जो कि हमारी कंसंट्रेशन की पावर में x और y की वैल्यू है। अब x और y की वैल्यू में यहाँ समझते हैं कि कंसंट्रेशन की पावर है ना, कंसंट्रेशन की पावर, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जब हम सम करेंगे इन दी पावर का सम करेंगे तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू को, जब इसका सम अप कर देंगे तो इट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारा, वो हमारे सिलेबस में दे रखा है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है कि रेट एक्सप्रेशन क्या है। वेन एवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज कॉल्ड द रेट एक्सप्रेशन। Here is the x and y values may or may not be the value equal to the value of the stoichiometric coefficient के बराबर हो सकती है। Whenever the equations given in the stoichiometric coefficient, then the stoichiometric coefficient is divided by the, तो stoichiometric coefficient को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे वहाँ पे, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। रेट एक्सप्रेशन में एक खासियत ये है, दिस इज द प्रैक्टिकली प्रूफ, जो हमारा प्रैक्टिकली प्रूफ होकर जो डाटा आता है तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन कहलाता है। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन द डिटेल ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर